हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हर्षधारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा करंट केस जो अभी बहुत ही जल्दी डिसाइड हुआ है और वो केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड अदर्स वर्सेस नीरज कुमार। ये देखिए, जुडिशरी के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, चाहे वो लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो चाहे हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये अभी लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। इस केस में क्या डिसीजन दिया गया, क्या इस केस का फैक्ट था, एक एक चीज आप लोग को बहुत ही डिटेल में बताएंगे और अपना आप इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि आगे के एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए आने ही आने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक बार YouTube चैनल परीक्षा रिफ्रेशर का सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए तैयार होंगे वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आने लगेंगे कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। ये चैनल फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंटों के लिए जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, एपीओ की तैयारी करते हैं, हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, लॉ ऑफिसर की तैयारी करते हैं। उन सारे स्टूडेंटों के लिए ये चैनल फुली डिवोटेड है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसको एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर @ परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से। यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर आपको बताया गया। फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये सारे आप लोग के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आगे के सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि आज का क्या केस है और इस केस के क्या फैक्ट्स हैं, लॉ के किन किन सेक्शन से ये जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग आज एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, इस केस में ये आया कि सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है तो क्या उससे उनको उस नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है? यह क्वेश्चन इस केस में डिसाइड था। देखिए, अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे, क्योंकि जब फैक्ट्स आप समझेंगे तभी ये केस बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आएगा और सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को क्लियर होगी। देखिए, इसमें जो लॉ का प्रोविजन है वो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अंडर सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अंडर आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 का 2। देखिए, पहले हम इसके फैक्ट्स को आपको बताना चाहते हैं। एक पुलिस का कर्मचारी था, उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने अपने माता पिता की हत्या किया। वो थाने पर आता है और थाने पर बताता है कि मैंने जो हत्या किया है और जिस हथियार से किया है वो हथियार मैंने वहां छिपा रखा है। ध्यान समझते चलिए। जिस थाने पर आकर उसने इस बात का कन्फेशन किया, उस हथियार को बरामद किया गया उस जगह से। जैसा आप लोग जानते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 27 या प्रेजेंट की जो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 2023 पढ़ रहे हैं उसकी धारा 23 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को थाने पर कन्फेशन करता है, उस औजार के बारे में बताता है। तो चूंकि उस पुलिस वाले ने उस औजार के बारे में भी बताया और ऑफेंस के बारे में भी बताया, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके इस बयान के आधार पर उसके खिलाफ क्या किया गया, थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पर उस पुलिस वाले के खिलाफ थाने पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले का जो इन्वेस्टिगेशन था एसीपी को सौंपी गई। एसीपी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसीपी ने क्या किया कि पुलिस वाले को दोषी ठहराया, चार्जशीट लगाया और चार्जशीट लगाने के साथ साथ देखिए, पहले थाने पर एफआईआर हुई और एसीपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और एक्यूज को दोषी पाया गया, उसके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। चार्जशीट लगाते ही
उस पुलिस कर्मचारी को पहले सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया। सस्पेंशन और टर्मिनेशन दोनों किया गया ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, यानी जो पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध चार्जशीट थी अभी वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा पेंडिंग है, अभी ना कोई कन्फेशन, ना कोई कन्विक्शन हुआ, ना कोई एक्विटल, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एसीपी के रिपोर्ट के बेसिस पर हायर ऑफिसर ने उस पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया और टर्मिनेट कर दिया। अब वो जो पुलिस कर्मचारी टर्मिनेट हुआ था सेवा से निवृत्त, बोला गया कि अब तो इसने कन्फेशन कर ही लिया है और अब तो सजा मिलनी ही मिलनी है, तो इसको क्यों ना नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वो उस पुलिस कर्मचारी ने जब उसको नौकरी से निकाला गया तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। और वहां पर इस बात को चुनौती दिया कि मुझे तो अभी कोई कन्फेशन ही नहीं, मुझे तो अभी कोई कन्विक्शन ही नहीं हुआ है, केवल एफआईआर लॉन्च होने के बेसिस पर मुझे सस्पेंड किया गया और सस्पेंड से निकाल भी दिया गया। देखो सस्पेंशन तक तो समझ में आता है कि भाई चूंकि इसके ऊपर आरोप लगा है तो अभी इसकी जांच होने दीजिए और तब इसको फुल फेस चार्ज दिया जाएगा, और सस्पेंशन वाले कर्मचारी को तो आधा वेतन मिलता ही मिलता है, लेकिन टर्मिनेशन वाले को तो वेतन की कोई बात ही नहीं है, बल्कि उसकी सेवा ही समाप्त हो गई। तो जब मैटर कैट में गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एसीपी और हायर ऑफिसर द्वारा उसके टर्मिनेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, गलत माना, बोला कि कोर्ट अभी कुछ किया ही नहीं, कोर्ट ने न कन्फेशन किया, कोर्ट ने न कन्विक्शन किया, न एक्विटल किया, आप ही कोर्ट हो गए, आप ही कोर्ट हो गए, पुलिस के हायर अथॉरिटी ही कोर्ट हो गए। इसलिए जो आपने इसको टर्मिनेट किया वो सरासर गलत है, ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो जो दिल्ली पुलिस थी वो चली गई दिल्ली हाई कोर्ट, एसीपी महोदय अपने डिपार्टमेंट के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में कैट के ऑर्डर को चुनौती देते हुए वहां पर उन्होंने एक याचिका रिट फाइल कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट तो और सख्त हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको थाने को एफआईआर लॉन्च करने की पावर है, थाने को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, थाने को चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट लगाने की पावर है। वहां तक तो आपकी बात सही थी, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 311 के तहत उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया है, तो चूंकि वो पेनाल्टी वाली आर्टिकल है आप कर सकते हो, लेकिन आप कब करोगे, आप कोर्ट थोड़ी नहीं हो, कोर्ट तो मैं हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कोर्ट तो मैं हूं, तो मैं तय करूंगा कि इसको टर्मिनेट किया जाए कि न किया जाए, और अभी तो ट्रायल कोर्ट में इसका केस पेंडिंग है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, इस पूरे मामले को खारिज किया और ये फाइंडिंग दिया, ये एक कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कोई एफआईआर होती है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, कोई अभी मामला ट्रायल कोर्ट पे चल रहा है, तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी न्यायालय का कोई निर्णय ही नहीं आया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोग के लिए केस था, इसमें आप एक फाइंडिंग जान लो, ये जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, एपीओ के लिए, नेट के एग्जाम के लिए, जितने भी लॉ के फील्ड के जुड़े हुए फैक्ट एग्जामिनेशन है, तो ये फाइंडिंग क्या है कि किसी भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर होना ही उसका दोषी होना नहीं है, और इस बेसिस पर उसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये आज आप लोग के लिए ये केस है, तो केस का पूरा नाम याद रखिएगा, पूरे फैक्ट्स को याद रखिएगा, तो आपके लिए आगे के एग्जामिनेशन में ये बहुत ही यूजफुल होगा। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 नया क्रिमिनल लॉ आप लोगों के लिए लागू हो चुका है 1 जुलाई से, तो एक एमसीक्यू के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आप लोगों के 3 in 1, जिसमें केवल एमसीक्यू ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिगलॉट फॉर्म में है, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अलग अलग प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अलग अलग, जैसे झारखंड जुडिशरी, झारखंड का एचजेएस आया है, यूपी का हायर जुडिशियल होना है, इन सब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएनएस अलग है, बीएनएसएस अलग है, बीएसए अलग है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जो राजस्थान एपीओ का
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनवरी में होना है, उसके लिए राजस्थान का एपीओ की गाइड हिंदी और इंग्लिश पूरा आप लोग के लिए रेडी है। आप इसको मंगा के अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, अभी ये यूपी के हायर जुडिशियल में आएगा, राजस्थान के एपीओ में आएगा और झारखंड के एचजेएस में आएगा। ये सभी जगह आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस अभी पूछा जाना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसको भी आप मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो जनरल स्टडीज होता है लॉ के स्टूडेंटों के लिए, इसको जनरल स्टडीज को 6 वालों में आप लोग के लिए तैयार किया गया है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट। इसी तरह हिंदी मीडियम वालों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर हायर जुडिशियल के जुडिशियल सर्विसेज के एपीओ के बैचेस स्टार्ट हुए हैं। अभी नया बैच जल्दी स्टार्ट हुआ है। तो जो स्टडी मटेरियल आपको मंगाना है या आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेना है जुडिशियल सर्विसेज का, तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए शो कर रहे हैं। इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप जो स्टडी मटेरियल वाले स्टूडेंट हैं अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट सब लिखेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखेंगे। जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं उनको इसी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजना होगा और ये लिखना पड़ेगा कि मुझे हायर जुडिशियल के क्लासेस लेना है, कि सिविल जज के क्लास लेना है, कि एपीओ के लेना है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए इवेंट्स के साथ। थैंक यू।